आज जयप्रकाश नारायण जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा थे, उनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। मुझे याद है कि जिस दिन जयप्रकाश नारायण जी का देहांत हुआ था, मैं पटना में था और पटना में उस दिन जो अपार भीड़ जुटी थी वो एक बेमिसाल भीड़ थी और भारत के कोने कोने से जितने उच्च पद पर आसीन राजनीति के पुरोधा थे, करीब करीब सभी लोग जयप्रकाश नारायण की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण ही एक ऐसे नेता थे जिनको हम लोगों ने बचपन से जिनका नाम सुना था और जिनकी आज़ादी की लड़ाई के बाद उस प्रजातंत्र की दूसरी लड़ाई थी, जो 1974 का आंदोलन और 1975 की इमरजेंसी के बाद का समय, उसमें हम लोगों ने उनको नजदीक से सुना था, देखा था और उनकी लोकप्रियता का आभास हम लोगों को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में जो योगदान है वो अप्रतिम है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका अदा की थी और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव थे और उनकी जो पहली पुस्तक आई थी समाजवाद क्यों, उसके कारण बहुत सारे नवयुवक समाजवाद के आंदोलन में शरीक हुए थे और बहुत लोग को प्रेरणा का कारण बने थे, जिसके कारण बहुत लोग साम्यवादी भी हो गए थे। ये उनकी ऐसी विचारोत्तेजक पुस्तक थी। जयप्रकाश नारायण की विचार यात्रा समाजवाद, गांधीवाद से होते हुए सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति तक की यात्रा है। इसलिए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण व्यक्तित्व और वांग्मय को पर बोलने के लिए काफी लंबा समय चाहिए, परंतु उन सारे आयामों को एक साथ करना छोटे समय में बहुत कठिन होगा। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय जयप्रकाश नारायण देश के दुर्दांत डाकुओं का आत्मसमर्पण करा रहे थे और वो अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा था। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का ज्ञान उतना अधिक नहीं था, लेकिन जयप्रकाश नारायण के इस व्यक्तित्व पर हम लोगों को सुखद आश्चर्य होता था कि एक ऐसा नेता है जिसके समक्ष खूंखार डाकू आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जिन्होंने कितने लोगों की हत्याएं की, वो आज खुशी खुशी अपना बंदूक और गोले हथियार उनके पास समर्पित कर रहे थे और कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत वो जेल जाने को तैयार थे। इस बात से उनके महान व्यक्तित्व का पता चलता है कि उनके ऊपर कितना विश्वास था लोगों का, उनकी लोकप्रियता कितनी थी। धीरे धीरे जब हम लोग कॉलेज में आए 1973 में, तो उस समय लंगट सिंह महाविद्यालय में रामवृक्ष गोनीपुरी के दामाद महंत श्याम सुंदर दास के आमंत्रण पर अर्थशास्त्र विभाग में एक वक्तव्य देने के लिए बुलाए गए थे। ओएलएस कॉलेज के एक क्लासरूम में उनकी एक सभा हुई थी और सभा खचाखच भरी हुई थी। 200-250 लोग होंगे। अपना मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के जितने
वरिष्ठ प्राध्यापक थे, सब लोग थे, विद्यार्थी के रूप में हम लोगों ने भी देखा था और सुना था। परंतु 1974 के आंदोलन के बाद जब जयप्रकाश ने नेतृत्व संभाला आंदोलन का, उसके बाद उनकी लोकप्रियता, उनकी सक्रियता और फिर जन आंदोलन के बाद आम सभाओं को संबोधित करते हुए भी मैंने देखा है। उस अपार भीड़ को, जो जन सैलाब बढ़ता था, उनको देखने के लिए चक्कर का मैदान पूरी तरह से आदमियों से खचाखच भरा हुआ, गांधी मैदान पूरा का पूरा भरा हुआ, ये सभाएं उनकी होती थी, जो उनकी लोकप्रियता का एक नमूना था, एक उदाहरण था। जयप्रकाश जी के जानने और समझने के लिए जिन साहित्यकारों को मैंने पढ़ा देखा, जो दो साहित्यकार थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर, दोनों ने जयप्रकाश नारायण के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। और बेनीपुरी ने तो जयप्रकाश नारायण के ऊपर सबसे अधिक लिखा है। जयप्रकाश की जीवनी का भी प्रकाशन उन्होंने कराया था। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता आज भी लोगों को याद है। जब जयप्रकाश नारायण पर लोग बोलते हैं तो दिनकर को उसी रूप में दिनकर की कविता को याद करते हैं। जयप्रकाश नारायण के अंदर लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें देखी थी और उस उम्मीद के अनुसार उन्होंने देश में समाजवादी आंदोलन की जो शुरुआत की थी, समाजवादी पार्टी की जो स्थापना उन्होंने की थी, उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव प्रकाश नारायण थे। रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिंह जैसे लोग उनके सक्रिय सदस्य थे, उनकी उसकी पार्टी में थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से थे और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में जो एक यंग नेता का ग्रुप था, उसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामनंदन मिश्र, जोगेंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनंदन मिश्र, गुलारी सुनार जैसे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता थे। और जब अगस्त क्रांति के समय हजारीबाग जेल से ये जेल फांद कर भागे और नेपाल की तराई में जाकर इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और आज़ादी की लड़ाई में 1942 में अपनी सक्रिय योगदान दिया। तो सच पूछिए कि 1942 का आंदोलन ऐसा जन आंदोलन था, उस आंदोलन को सफल बनाने में जयप्रकाश नारायण की भूमिका बहुत जबरदस्त थी। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे सारे लोग, आजाद दस्ता इतना सक्रिय हो गया था कि सियाराम दल, परशुराम दल, ऐसे बहुत सारे दल बन गए थे जो अहिंसक रास्ते अपनाकर अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे और एक ढंग से पूरी तरह से अंग्रेज का जो शासन था वो पैरालाइज्ड हो गया था। 1952 के चुनाव आते आते आज़ादी के बाद बहुत जोश के साथ उन्होंने आम चुनाव में भाग लिया था और बहुत सारे लोग जयप्रकाश नारायण में देश का भविष्य देख रहे थे। परंतु चुनाव की राजनीति में जयप्रकाश नारायण एक बार की असफलता के बाद धीरे धीरे उस रास्ते से वो अलग हो गए और उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का रुख अख्तियार किया और अपनी राजनीतिक सक्रियता से भी संन्यास लिया।
उस सन्यास के ऊपर जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो एक दर्द भरा पत्र लिखा है, वो एक इतिहास का बहुत बड़ा दस्तावेज है कि किस तरह से रामवृक्ष बेनीपुरी, वशावन सिंह जैसे समाजवादी आंदोलन के समर्पित नेता और इतने लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने जयप्रकाश नारायण में उम्मीद देखी थी, उनको निराशा हाथ लगी थी। बेनीपुरी से जयप्रकाश का संबंध बहुत व्यक्तिगत था और उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से इस बात को लिखा है कि जिस तरह से सतित्व धर्म का पालन होता है, उसी तरह मैं राजनीति में सतित्व धर्म का पालन किया और मैंने आपको नेता माना। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को आपके नेतृत्व में समाजवाद का सपना देखा था, वो निराश हो रही और यहाँ तक कि उन्होंने इन्हें पलायनवादी तक कह दिया था। जबकि जयप्रकाश नारायण के ऊपर जितनी बातें बेनीपुरी ने पहले लिखी थी अपनी डायरी में समाजवाद के ऊपर, जयप्रकाश नारायण के जीवन में दिनकर ने, ये दुनिया भारत के अन्य साहित्यकारों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये आंदोलन में भी सक्रिय थे और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। बेनीपुरी की संपूर्ण ग्रंथावली जो सुरेंद्र किशोर के द्वारा संपादित की गई है, उनमें बेनीपुरी के समग्र साहित्य को समाहित किया गया है, सजोया गया है, जिसमें मूल रूप से उन पर प्रकाश पड़ता है। और सर्वोदय आंदोलन के बाद सर्वोदय आंदोलन की सक्रियता बढ़ी। विनोबा भावे का इन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया और समाजवाद से सर्वोदय की ओर की इनकी यात्रा शुरू हुई। 1974 में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ, तो छात्र आंदोलन की शुरुआत के बाद छात्र नेताओं ने उनसे मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने छात्रों से अहिंसक रूप से आंदोलन करने का वचन मांगा और उसके बाद उन्होंने नेतृत्व किया। और देखते देखते जो बिहार से जो छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बिहार और गुजरात से संपूर्ण भारत में फैल गया और रामलीला मैदान में आकर जब उन्होंने सेना का भी आह्वान किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी इनसे भयक्रांत हो गई और देश में आपातकाल लागू हुआ। और उस आपातकाल में जिस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी, सजाएं काटी थी, जेल की यात्रा की थी, उन्हें आज़ाद भारत में फिर से कैद की सजा हुई और वो 18 महीने तक वो जेल में रहे और उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि धीरे धीरे वो रुग्ण होते चले गए। लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश की सभी पार्टियां, साम्यवादी पार्टी को छोड़कर जो विभिन्न जनतांत्रिक पार्टियां थी, वो उनके नेतृत्व में जनता दल का गठन हुआ और उसके साथ उन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही की सरकार के विरुद्ध चुनाव लड़ा और उसमें पूरे उत्तर भारत से सभी कांग्रेसियों का सफाया हो गया। इसका श्रेय जयप्रकाश नारायण को जाता है कि उन्होंने और कि उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं की वाली पार्टियों को एक झंडा तले लाया और देश में इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार थी उसको उन्होंने समाप्त कराया। परंतु जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण जनता पार्टी का विघटन हुआ और उस विघटन को जयप्रकाश नारायण नहीं संभाल सके और वही
धक्का था उनके ऊपर और उनका निधन पटना में हो गया। इसलिए आज़ादी की लड़ाई से लेके गणतंत्र की पुनर्स्थापना तक जयप्रकाश नारायण का योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।